हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील तिवारी डिस्कवरी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को विलेन के अनुसंग गुणधर्म में 3 हेडिंग डिस्कशन की है। सबसे पहले हेडिंग मैंने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किया था। उसके बाद मैंने क्वथनांक में उन्नयन के बारे में आप लोगों को डिस्कशन किया। तीसरी हेडिंग मैंने हिमांक में अवनमन से संबंधित आप लोगों को डिस्कशन किया। उसी क्रम में आगे चलते हुए आज मैं चौथी हेडिंग आप लोगों को परासरण दाब के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो परासरण दाब होता क्या है, यह भी एक विलेन का अणुसंग गुणधर्म है। तो इस परासरण दाब को समझने से पहले मैं आप लोगों को आज परासरण की क्रिया के बारे में डिस्कशन करूंगा। परासरण की क्रिया के बारे में जब डिस्कशन करूंगा तो उस चीज को पहले आप लोग समझिए कि परासरण होता क्या है। परासरण में देखिए, 2 असमान विलयन होते हैं जिसमें एक की सांद्रता कम होती है और एक की सांद्रता अधिक होती है। जब दोनों असमान सांद्रता वाले विलयनों को जब एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है या पृथक किया जाता है, तो कम सांद्रता वाले विलयन में उपस्थित जो विलायक के कण होते हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः चलना प्रारंभ कर देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात समझना। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आप देख रहे होंगे एक तरफ कम सांद्रता का विलयन है और दूसरी तरफ अधिक सांद्रता का विलयन है, राइट। और इसी के बीच में देखो एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली मैंने यहां पर लगा दी है। और ये झिल्ली जो है वो दोनों विलयनों को क्या करता है? अलग अलग करता है। एक की सांद्रता कम और एक की सांद्रता अधिक। तो इसमें क्या देखा गया कि जो कम सांद्रता वाला विलयन है उसमें उपस्थित जो विलायक के कण होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतः अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर चलना क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो मेरे ख्याल से परासरण की क्रिया सबको समझ में आ गई होगी। परासरण की क्रिया में मैं एक बार फिर आपको बताता हूं कि जब किसी 2 असमान सांद्रता वाले विलयनों को जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन में उपस्थित जो विलायक के कण होते हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः चलना प्रारंभ कर देते हैं। इस क्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे लिखा किशमिश का जल में फूलना। आप जब किशमिश को जल में डालते हैं, रात भर पड़े रहने देते हैं, तो क्या होता है? किशमिश जल के अंदर क्या होती है? फूल जाती है। या अंगूर का चीनी के गाढ़े घोल में सिकुड़ना। और ये सब संभव होता है परासरण की क्रिया के फलस्वरूप। और जब परासरण की क्रिया हो जाती है तो ये असमान यानी कि कम सांद्रता वाले विलयन में उपस्थित जो विलायक के कण होते हैं वो स्वतः अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर चलना क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं परासरण। अगर परासरण की क्रिया समझ में आ गई है तो इसी के बाद मैं आप लोगों को परासरण दाब के बारे में समझाने जा रहा हूं। बड़ा ध्यान से समझना, सब कुछ सिंपल सा है। इसमें आपको क्या करना है कि जो कम सांद्रता वाले विलयन में उपस्थित जो विलायक के कण जो होते हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः चलना प्रारंभ कर देते हैं। उस क्रिया को परासरण कहते हैं। और इसी को रोकने के लिए जिस दाब का प्रयोग करते हैं उसी को परासरण दाब कहते हैं। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। यानी कि किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उसके विलायक से पृथक करने पर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए कम से कम बाहरी दाब विलयन पर लगाना पड़ता है। उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अगर परासरण समझ में आ गया तो परासरण दाब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने आपको यही बात बताई है। परासरण की क्रिया में क्या बताया मैंने कि जब यानी 2 असमान सांद्रता वाले विलयन हो गए, एक की सांद्रता कम और एक की सांद्रता अधिक हो गई, और इसे मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया, तो कम सांद्रता वाले विलयन में उपस्थित जो विलायक के कण है वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः चलना प्रारंभ कर देते हैं। और इसको रोकने के लिए जिस दाब का प्रयोग करते हैं उसको परासरण दाब कहते हैं। सिंपल सी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। अब आप आगे समझना
पराशण दाब को हम लोग कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं किताबों में हो सकता हो पाई का प्रयोग किया गया हो। इसे गणितीय रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, पीवी बराबर एनएसटी, पीवी बराबर एनएसटी, जहां पी हमारा पराठन दाब है, वी आयतन है, वो भी लीटर में हम लोग प्रयोग करते हैं, एन मोल है, एस विलयन स्थिरांक होता है जिसका मान 0.0821 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर केल्विन। कैपिटल टी आपका परम ताप होता है। आपने प्रत्येक सिंबल्स के बारे में पढ़ लिया। मैं इसी सिलसिले में थोड़ा सा और इस सूत्र को जब मॉडिफाइड करता हूं तो देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि n बराबर W/m, तो इस फॉर्मूले को P इक्वल टू n बराबर W/m, n बराबर W/m जो लिखा है, तो इस सूत्र में यहां पर PV इक्वल टू W/m RT भी हम लोग लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब यहां पर मोल का जिक्र किया जाए तो पीवी बराबर एनएसटी का प्रयोग कर लो, जब मान लीजिए यहां पर भार का प्रयोग किया जाए तो पीवी बराबर W/m RT का प्रयोग करते हैं। अब इसी सिलसिले में अगर हम मान लीजिए इसे अगर क्वेश्चन में सांद्रता का जिक्र किया जाए तो भाई देखो इसी फॉर्मूले को अगर हम P इक्वल टू N/V/HT का प्रयोग करते हैं तो जो N/V होती है ये आपकी सांद्रता कहलाती है, और सांद्रता कहलाती है तो P बराबर से हम CHT, सांद्रता को कंसंट्रेशन कहते हैं, इसलिए P बराबर CHT वाले फॉर्मूले का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको मोलरता दे दी जाए, नॉर्मलता दे दी जाए, तो समझ लेना वह उस विलयन की सांद्रता का जिक्र किया गया है। और इसी फॉर्मूले में अगर थोड़ा सा फेरबदल करें, आप लोगों ने पढ़ा है कि घनत्व बराबर होता है भार बटे में क्या लिखते हैं आप लोग, आयतन लिखते हैं, तो ये D बराबर यहां पर हम लोग M/V का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले में जरा देखो ध्यान से, यहां पर P इक्वल टू W/V इंटू RT/m, तो m को आप यहां पर कर लीजिए, v के स्थान यहां पर लिख दीजिए, m यहां पर लिख दीजिए और यहां पर v आप यहां लिख दीजिए, है राइट। अब आप इस चीज को जरा ध्यान से देखो, ये जो आप देख रहे हैं, ये इतना पार्ट जो देख रहे हैं भार बटे आयतन, या एक मिनट यहां पर समझिए v लिखिए, यहां पर m लिखिए, तो ये वाला पार्ट जो घनत्व हो गया, तो यहां पर इसको DRT/m के द्वारा इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब क्वेश्चन में घनत्व का जिक्र किया जाए तब आप इस P बराबर DRT/m का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूलों का जो मॉडिफाइड है, आपको क्वेश्चंस में क्या क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट मोल का प्रयोग किया गया है तो PV बराबर NST का प्रयोग करेंगे, अगर मान लीजिए वहां पर भार का जिक्र किया गया है तो PV बराबर W/m RT या W/m ST, इसे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ST भी कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और मान लीजिए सांद्रता का जिक्र किया गया हो तो PV बराबर CHT लिख लेंगे, और आप लोग जानते हैं अगर डेंसिटी के फॉर्म में दिया जाए तो हम लोग PV बराबर DRT/m का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग उस विलयन का पराठन दाब निकाल लेते हैं। तो पराठन दाब के बारे में अब समझ में आ गया होगा, और पराशरण की क्रिया भी समझ में आ गई होगी कि जब दो असमान सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन में उपस्थित जो विलायक के कण होते हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः चलना प्रारंभ कर देते हैं। इस क्रिया को पराशरण कहते हैं, और इसको रोकने के लिए जिस दाब का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग पराशरण दाब कहते हैं। तो पराशरण दाब से संबंधित छोटे छोटे फॉर्मूले पर मैंने आपको यह समझा दिया। इसी से रिलेटेड मैं आज आप लोगों को छोटा सा न्यूमेरिकल भी कराना चाहूंगा। इस न्यूमेरिकल को बड़ा ध्यान से समझना। देखिए, इन पर आधारित बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आप लोगों को बताता हूं कि इससे संबंधित न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है। तो भाई देखिए, पराशरण दाब जब आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने लिखा कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। मेरी बात को समझना जरा ध्यान से। और यहां पर आपको क्वेश्चन में विलयन स्थिरांक
यानी कि s का जो मान है 0.0821 ये कांस्टेंट होता है। ये मान आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा और नहीं दिया जाता है तो इस मान को आप लोग याद रखेंगे। एम आई राइट? अब जरा देखो ध्यान से, ये लिखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2% यूरिया विलेन का पराठन दाब बताइए। तो 2% का मतलब समझ में आ गया होगा, मैंने कई क्वेश्चंस आपको बताए हैं कि 2% का अर्थ है कि 100 ml वाले विलेन में 2 ग्राम यूरिया है। इसका मतलब ये हुआ स्मॉल w बराबर आपका आ गया 2 ग्राम, और यूरिया का अणुभार कितना होता है मैंने आपको बताया भी था 7 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2। मैंने यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 बताया था। और देखिए यहाँ पर कैपिटल T निकालेंगे, आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, इसमें आप 273 जब जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 300 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और S का जो मान दिया है 0.0821 दिया है। अब आप जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में भार का जिक्र किया गया है तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा प्रयोग करेंगे, Pv बराबर W/m/Ht का प्रयोग करेंगे। तो Pv इक्वल टू W/m/Ht का प्रयोग किया। इस वैल्यू को रखते हुए आप लोग जब इसमें मान रखेंगे तो पराठन दाब का जो मान आएगा यहाँ पर जो होगा फाइनली आंसर 8.21 वायुमंडल आपका आंसर आ जाता है। इस कैलकुलेशन को आप लोग सॉल्व कर ले। वैल्यू रखने के पश्चात आयतन जो 100 ml है सब लीटर में कन्वर्ट कर ही लेंगे। 1000 से डिवाइड करने पर ये ml जो होता है मिलीलीटर लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, विलेन का पराठन दाब ज्ञात कर लेते हैं। इसी सिलसिले में मैं एक छोटा सा एग्जांपल्स और आपको समझाना चाहूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन में और आपको समझाना चाहूंगा जो बोर्ड से संबंधित है। ये आपके बोर्ड में पूछा भी गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक पदार्थ के 45 ग्राम पर लीटर, क्वेश्चन है एक पदार्थ के 45 ग्राम पर लीटर घोल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब 3.2 एटीएम है। एटीएम का मतलब होता है वायुमंडल है, वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। विलयन स्थिरांक के मान की गणना करो। पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार 342 है। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि एक पदार्थ है जिसका भार कितना दिया गया है, 45 ग्राम दिया गया है, और पर लीटर यानी आयतन आपको 1 लीटर दिया गया है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पराशण दाब आपको दिया गया है 3.2 वायुमंडल। जिसका मतलब है स्मॉल w की वैल्यू 45 ग्राम आपको दी गई है, आयतन आपको 1 लीटर दे दिया गया है। और इसी सिलसिले में अगर हम लोग देखें तो कैपिटल T आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, इसे आप 20 में 273 आप ऐड कर लीजिए तो कुल मिलाकर 293 केल्विन हो जाता है। और आपको पराठन दाब 3.2 एटीएम के फॉर्म में दिया गया है, और हमें अणुभार यानी कि m की वैल्यू 342 दे रखी है। विलयन स्थिरांक s बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ लिया है। अब इस क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से, आपको भार का जिक्र किया गया है तो फिर हम लोग वही फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जिसका Pv इक्वल टू W/m/Ht। इन वैल्यू को उठाकर जब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो वहां पर s की वैल्यू को निकालना है। तो s बराबर PVm/W/T। इस वैल्यू को उठाकर जब इसमें रखेंगे, रखने पर जो वैल्यू हमारी आएगी 0.083 आंसर इसका आ जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको पराठन दाब से संबंधित इसको समझाया है। इस क्वेश्चन को समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। मैंने पराठन दाब और पराठन क्रिया दोनों के बारे में डिस्कशन किया है। तो आज आपका विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म में चारों हेडिंग कंप्लीट होती हैं, और इनसे रिलेटेड जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है असाइनमेंट के थ्रू आप लोगों को मिलते रहेंगे, उनको आप सॉल्व करते रहिएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।